हिस्टोरिकली वसई को बोलते थे बेसिन आणि शॅलो एरिया. इतिहासामध्ये कुठे अशी नोंद मिळत नाही की एक्झॅक्ट बावखळ किती वर्ष जुनी आहे. गुगल वगैरे तिकडे कुठे अशा प्रकारचे समजा डॉक्युमेंट्स मिळाले तर त्यामध्ये आपल्याला बावखळ्याची एक्झॅक्ट कधीपासून निर्मिती झाली आणि कशा प्रकारे झाली त्याची माहिती मिळू शकते. तो वसई में इतना सारा डेवलप होने के कारण कुछ चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं. आपको मालूम है आपके किचन में जो चीज हम यूज करते हैं, बर्तन धोने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, टॉयलेट में हम क्या क्या यूज करते हैं, वो सारी चीजें जो है हम विदाउट एनी ट्रीटमेंट अपने बावखल में हम डंप कर रहे हैं. तो सबने क्या किया, अपने घर के आजू बाजू में कंक्रीट लगाया है. वो सारे टाइप का जो प्लास्टिक है, ओके, जो भी वेस्ट है घर से सारे, वो सारा उसमें डाला जाता है. आप सोच लो अगर बावखल में ये सारा चीज आएगा तो आपको क्या लगता है ये अपने कुएं में आएगा या नहीं. ये सारे वाटर बॉडीज है, अगर इसको बचाना है तो सबसे पहले उसके साथ हमारा ह्यूमन कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा. आज क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा वाटर बॉडीज के साथ जो कनेक्शन था वो धीरे धीरे टूट रहा है. नमस्कार, द मिक्स बॅग या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतोय. आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपण वसईच्या विविध संस्कृतीशी कनेक्टेड व्हिडिओज पाहतो. आज आपण आहोत भुईगावमध्ये आणि आपल्यासोबत आहेत तुम्ही सर्वांनी ओळखलं असेल सचिन सर, सचिन मर्ती. सोबत आहेत आपल्यासोबत डाबरे मॅडम, डॅनिया डाबरे. तर त्यांच्या संस्थेविषयी आणि त्या करत असलेल्या कार्याविषयी त्या थोडक्यात आपल्याला माहिती देतील. माझं नाव दानिया डाबरे आहे आणि मी युवा संस्थामध्ये काम करते. आणि युवा संस्था वर्क्स विथ जे अर्बन पोअर ग्रुप्स आहेत त्यांच्यासोबत काम करत आहे. आणि मी क्लायमेट जस्टिस टीममध्ये काम करत आहे. म्हणून आम्ही ईस्ट आणि वेस्ट म्हणजे वसई फक्त वेस्ट किंवा फक्त ईस्ट साईडच्या मुद्द्यांवर नाही, पण दोघांना सोबत मिळून एन्व्हायरमेंटचा काय इम्पॅक्ट होत आहे दोन्ही जाग्यांवर आणि तिथे काय कोणते क्लायमेट हजार्ड्स आहेत त्याची आम्ही मॅपिंग केली आहे की कोणते एरियाज आहेत जे जास्त अफेक्टेड आहेत बिकॉज ऑफ वेरियस फ्लडिंग किंवा हीट, असे जे वेगवेगळे क्लायमेट हजार्ड्स आहेत. तर वी वर्क ऑन दॅट. अँड आम्ही एव्हरी मंथमध्ये एकदा आपली वसई आपला विकास करून आम्ही ग्रुप तयार केला आहे ज्याच्या माध्यमाने आम्ही वसई विरारमध्ये एव्हरी मंथमध्ये एकदा नेचर ट्रेल्स ऑर्गनाईज करतो. आणि या नेचर ट्रेलचा मेन मोटोच हा आहे की वी रीच आउट टू मोर पीपल. आम्ही जे लोक आहेत त्यांना जर आपल्याला आपलं नेचर वसईचं जर एन्व्हायरमेंट आता वाचवायचं असेल तर पीपल नीड टू नो अबाउट इट फर्स्ट. लोकांना माहीत असलं पाहिजे की का त्याची गरज आहे, काय आहे इकडच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये अशी स्पेशालिटीज. तर आम्ही या नेचर ट्रेल्समधून मॅंग्रोव्ह वॉक केला आहे पहिले. त्याच्या आधी आम्ही तुंगारेश्वर नेचर ट्रेल केला आहे आणि आता आपण बावखाल नेचर ट्रेलसाठी आले आहोत. वसईतली तरुणाई फक्त लग्नामध्ये किंवा एन्जॉयमेंट न करता अशा विविध उपक्रमाला स्वतःला झोकून देत आहे. यांच्याकडून खूप शिकण्यासारखं आहे. यांच्याशी कनेक्टेड राहण्यासाठी मी त्यांचं इन्स्टा ID पेज आणि अदर कॉन्टॅक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. सचिन सर अभ्यासक आहेत बावखलांचे आणि त्यांनी आतापर्यंत खूप असं कार्य केलेलं आहे. तुमच्या कार्याविषयी थोडक्यात काही सांगाल का? ओके, तर बावखल जे आहे तर मला असं वाटतं की आपल्या वसईतली जी बावखलं आहेत ती आपल्याकडचं एक महत्त्वाचा जलस्रोत आहेत. ज्या प्रकारे आपण तलावांची काळजी घेतोय तशीच आपल्या विहिरींची काळजी घेतोय, तशाच प्रकारे आपल्या बावखलांची काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. कारण ते फक्त आपल्यासाठी नाही तर आपल्या पुढील जो जनरेशन आहे त्याच्यासाठी पिण्याचं पाणी हवं असेल तर आपलं बावखल वाचणं खूप गरजेचं आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आपल्या वसईमध्ये जे पूर येतात तर त्याच्यासाठी आपली बावखलं जी आहे तर त्यासाठी एक फ्लड कंट्रोल सिस्टम आहे. मी असं नाही सांगू शकत की बावखल जे आहे त्याच्यामुळे आपलं पूर्ण फ्लड जे आपल्याकडे पूर परिस्थिती कंट्रोलमध्ये येईल, पण त्याची म्हणजे त्याचा जो होणारा परिणाम आहे तो आपण कमी करू शकतो. साधारण एक 50 ते 60% जे आहे तर आपल्या बावखलामुळे आपली पूर परिस्थिती कंट्रोलमध्ये येऊ शकते. आणि त्यासाठी हे सगळ्याच पातळीवर म्हणजे गावाच्या पातळीवर, वसईच्या पातळीवर, सरकारी पातळीवर ह्याच्या बाबतीत प्रयत्न होणे गरजेचं आहे. आपल्यासोबत गोडांबे सर आहेत, ते सुद्धा एक अभ्यासक आहेत. नमस्कार, मी भरत गोडांबे डोंबिवलीला राहतो. वनस्पतीशास्त्राचा विद्यार्थी आहे आणि आपली वसई स्वच्छ वसई, हरित वसई या टीमसोबत गेल्या काही महिन्यापासून वसईमधले विविध नेचर ट्रेल कंडक्ट करायचं काम करतो आहे. आम्ही जसं दानिया मॅडमने सांगितलं की त्या पद्धतीने सामान्य नागरिक असतील किंवा शाळेचे विद्यार्थी असतील, कॉलेजचे विद्यार्थी असतील, यांना आपल्या वसईमधली जी बायोडायव्हर्सिटी आहे, प्लांट डायव्हर्सिटी आहे किंवा इथली जी इकोसिस्टीम आहे वेगवेगळ्या प्रकारची, ती समजून सांगायचं काम करतो. आणि या इकोसिस्टीमचा इथे असणारा महत्त्वाचा रोल हे आपण समजावून सांगतो. तर हे सगळं अवेअरनेस निर्माण करायचं काम या नेचर ट्रेल्सच्या माध्यमातून आम्ही करतोय. वनस्पतीशास्त्राचा अभ्यासक असल्यामुळे लोकांना वनस्पती, इकोसिस्टीम, बायोडायव्हर्सिटी, कीटक, पक्षी या सगळ्याची माहिती देण्याचं काम करतो. तर हा बावखल ट्रेल, आगळा वेगळा बावखल ट्रेल आपण करणार आहोत. व्हिडिओ हिंदीमध्ये आहे, जरूर पहा आणि आवडल्यास इतरांना शेअर करा. खूप धन्यवाद.
तो वैसे में आपको बहुत सारे लेक्स और ये बावकल, तो इसको हम बोलते हैं अभी ट्रेडिशनल वाटर पॉन्ड या पॉन्ड बोल सकते हैं। तो ये जो पॉन्ड है ये बेसिकली कलेक्टिव ओनरशिप है। तो एक फैमिली से, एक या दो फैमिली से अराउंड 150-175 फैमिली का एक वाटर बॉडीज़ के ऊपर ओनरशिप है। और इसका अगर पूरा सिस्टम देखेंगे तो पूरे सिस्टम में 2 या 3 वाटर बॉडीज़ हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉडीज़ आपको ऐसे मिलेगी जिसमें साल भर पानी रहेगा, और 2 वाटर बॉडीज़ ऐसे रहेगी जिसमें मार्च या अप्रैल तक पानी रहेगा, उसके बाद वो सूख जाते हैं। ओके, उसके आजू बाजू में आपको यहाँ की नेटिव जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा फोना, ओके, पेड़ है, वो सारी चीज़ें आपको दिखने मिलेगी रहे वहाँ पे। तो यहाँ पे 1-2 ऐसे बर्ड स्पीशीज़ है वो हमको देखने मिलेंगे। तो ये जो वाटर बॉडी है ये बेसिकली मार्च के बाद पूरा सूख जाता है। और अभी आप देखोगे तो आपके बाजू में कुआं भी है। ओके, हमारा ये जो वाटर बॉडी है इसमें जितना अगर हम पानी हार्वेस्ट करते हैं उतना फ़ायदा अपना कुएं को है। इसमें अगर हम कचरा डालते हैं, इसमें अगर पूरा वेस्ट डाल देते हैं, वेस्ट वाटर डाल देते हैं, वो सेम थिंग हमारे वाटर बॉडीज़ में आ सकती है। जब हम लोग किसी भी ऐसे इकोसिस्टम में जाते हैं जहाँ वाटर बॉडी कनेक्टेड है, तो वहाँ अपने को 2-3 टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया था, तो ऐसे ट्री स्पीशीज़ भी देखने को मिलेंगे, हर्ब स्पीशीज़, श्रब स्पीशीज़, कुछ क्लाइंबर। तो इट इज़ वन ऑफ द यूनिक इकोसिस्टम जिसको मिनी फॉरेस्ट हम लोग बोलते हैं। तो मिनी फॉरेस्ट जैसे अपने को बैनियन ट्री के आसपास देखने को मिलता है, वैसे ऐसे किसी भी वाटर बॉडी के आसपास देखने को मिलता है। इधर देखो पूरा फिर से बाम्बू का बन है, बहुत मस्त, और उसने वहाँ के सारा सॉइल पकड़ के रखा है। तो ऐसे क्लस्टर्ड इकोसिस्टम इधर दिख रहा है। चीज़ कि यहाँ पे आप जो बुशेस देखते हो तो दैट इज़ अ नेस्टिंग प्लेस फॉर द यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनके लिए। तो आप अगर दोपहर के टाइम में आते हो तो यहाँ पे आपको वाटर हैन, तो यहाँ पे लोकल पान कोंबड़ी जे बोलतात, तर वाटर हैन और उसके 3-4 बच्चे से पीछे उसके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको टर्टल जो है तो वो भी स्पीशीज़ यहाँ पे रहती है। ओके, तो ये अपना फर्स्ट वाटर बॉडी है। ओके, अभी हम दूसरे वाटर बॉडी पे जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये सेकेंड पॉन्ड है, ये सबसे मेन पॉन्ड है। ये पॉन्ड जो है इसमें साल भर पानी रहता है। ओके, तो उसमें आपने अगर वो ब्लैक कलर का लकड़ी देखा होगा तो उसके ऊपर पर्शियन व्हील था, हेरॉन थे, जो बर्ड्स है वो साइड में बैठे रहते, वो लकड़ी उसके ऊपर आपको किंग फिशर जो है वो बैठा रहता है दोपहर के टाइम अगर आप आओगे तो। और टर्टल जो है वो साइड में आके ऐसे बैठते हैं। तो आपके पीछे जो बड़ा पेड़ है तो वो इमली का पेड़ है। तो ये अभी ऐसा है कि वसई का जब हम बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा स्टडी कर रहे तब भी हमने देखा कि अभी वसई में इमली के पेड़ जो है वो अभी बहुत कम होते जा रहे हैं। इमली का है, सेकंड है कि पोटिया जो भेंड है वो भी पेड़ ऐसे कि स्पेसिफिकली आपको, लेकिन ये सारे जो पेड़ है वो भी खाली ओनली ये बावखल जो उसके बाजू में दिखाई दे देंगे। पूरा वसई लैंडस्केप को अगर आप देखोगे, पूरा वसई रीजन को, तो वसई में आप अगर ईस्ट टू वेस्ट जो पूरा एरिया है तो ईस्ट टू वेस्ट एक स्लोप है। तो अपने यहाँ पे जितना बारिश हो रहा है तो ईस्ट टू वेस्ट तो सारे जो वाटर बॉडीज या लेक्स है वो सारा देखोगे। तो ईस्ट से जो भी तुंगारेश्वर एरिया से यहाँ तक तो वो हाईएस्ट पॉइंट है, ये यहाँ से ये लोएस्ट पॉइंट है। तो वहाँ से पूरा पानी बह के आता है। हिस्टोरिकली वसई को बोलते थे बेसिन, बेसिन यानी शैलो एरिया, कि यहाँ पे पानी रहेगा। तुंगारेश्वर जो हिल है उसके नीचे एक वाटर बॉडी है, तालाब है। तो तुंगारेश्वर हिल से जो पानी आ रहा है उस वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, फिर उसका ओवरफ्लो है। तो ये सारे हमारे पूरे वसई में अगर आप देखोगे तो वसई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में टोटल 86 लेक्स हैं और उसके आजू बाजू में जो 3-4 ग्राम पंचायत हैं। ओके, ओनली वेस्ट साइड, हाँ, मैं ईस्ट का नहीं बता रहा हूँ, वेस्ट साइड में। तो यहाँ पे जो 3-4 ग्राम पंचायत है तो टोटल अराउंड लाइक 112 वाटर बॉडीज़ हैं पूरे वसई में। और वो सारे वाटर बॉडीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसका ओवरफ्लो उसके नीचे चला जाता है। तो ये पूरा एलिवेशन जो है, स्लोप, उसको प्रॉपरली उन्होंने मैप करके रखा है। और जो तालाब का जो ओवरफ्लो है
उसके बाद जो ये अपने पॉन्ड्स है तो उसमें चला जाता है, और पॉन्ड का ओवरफ्लो है फिर लास्ट में समुद्र में चला जाता है। तो ऐसे पूरा ये नेटवर्क बनाया था। देखो तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ का जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे कुआं, ओके, डगवेल और बोरवेल। तो यहाँ का जो डगवेल है, यहाँ के जो लोग हैं मुझे बता सकते हैं डगवेल का डेप्थ कितना है। तो दैट इज़ बिटवीन, अगर आप देखोगे तो स्टार्ट फ्रॉम अराउंड लाइक 10 फीट, और उसका डेप्थ मैक्सिमम रहेगा 35 फीट, लेकिन इतना डेप्थ कोई जाता नहीं है। बाउखल जो है, ये बाउखल का डेप्थ है अराउंड 22 फीट, उससे ज़्यादा नहीं है, और इतना ये डेप्थ है। तो इसमें आप अगर बाउखल को देखोगे तो बाउखल में जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया है कि इतना ज़्यादा स्लोप है, तो उसको होल्ड करने के लिए इस बाउखल में आप अगर 10-12 फीट पे आपको एक लकड़े का ऐसा राउंड दिखाई दे देगा कि जो ये सारी मिट्टी आ रही है उसको होल्ड करने के लिए उन्होंने बनाया है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि बाउखल का और कुएं का जो डगवेल है उसका ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है वो एक ही है। बाउखल जो है वो वेल को जो है पानी प्रोवाइड करता है। अगर आप देखोगे जो पहला बाउखल देखा हमने उसका कैपेसिटी होगा, छोटा बाउखल है उसका कैपेसिटी अराउंड 2 to 4 lakhs लीटर्स ऑफ वाटर वो पर साल में स्टोर करता है, और जो आपको पीछे है इसका कैपेसिटी है मोर देन 10 lakhs लीटर्स ऑफ वाटर खुद में स्टोर करता है। आपको कितने लीटर दिन में पानी लगता है उसके हिसाब से पूरे साल के लिए कितना पानी लगता है आप कैलकुलेट करके देख लो। और एक वाटर बॉडी जो है वो उतने सारे फैमिली को सपोर्ट करती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। कि यहाँ पे ज़मीन में ऐसे कुछ लोकलाइज्ड ऐसे लेयर है मिट्टी के, ओके। तो यहाँ पे कैसे कि स्पेसिफिकली अगर भुईगांव का मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक 16-17 फीट पे एक लेयर लगता है मिट्टी का, ओके। तो उसको वो मिट्टी का लेयर को यहाँ पे लोकल नाम है भात्या। जो शेल्स पाउडर रहती है ना, अगर आप समुंदर पे जाते हो और आपको वाइट कलर की जो मिट्टी दिखती है सैंड, तो उस तरह का एक लेयर है। अगर आपके कुएं को वो लेयर लग गया तो आपके कुएं का पानी पीने लाइक इज़ गुड क्वालिटी। तो यहाँ के जो जब ये पूरा बाउखल या ये सिस्टम जब बनाया गया था तो उनके पास उतना नॉलेज था कि कितने डेप्थ तक हमें जाना है। तो वसई में इतना सारा डेवलप होने के कारण कुछ चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं। 45 से 120 फीट तक का जो एक्वीफर है वो पहले अक्टूबर में आफ्टर बारिश के बाद वो रिचार्ज होता था। तो उसके पानी का क्वालिटी का जा, तो इसका रिचार्जिंग जोन है कहाँ पे, तुंगारेश्वर में। तो वहाँ से पानी यहाँ पे आता है। लेकिन क्या हुआ, इतने साल में तुंगारेश्वर से लेके यहाँ तक एरिया में जो बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो सिटी डेवलप्ड हुई है, उसके कारण उसका रिचार्जिंग एरिया जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पे पहले अक्टूबर में पानी आता था, अभी वो दिसंबर के बाद आता है। जहाँ पे लोगों का पूरा ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ के लिए उसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि एक ही घंटे में पूरा दिन का अगर बारिश होगा तो सोच लो क्या होगा, उसमें बारिश का जो पानी है उसका रिचार्ज होने के चांसेस बहुत कम है, वो बहने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ओके। अब ये आपने देखा होगा कि ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, तो यहाँ पे आपको ओपन स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जा सकता है। तो सबने क्या किया, अपने घर के आजू बाजू में कंक्रीट लगाया है, लाइक पेवर ब्लॉक्स, और वो सारा पूरा जो लैंड है वो कवर किया है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, ज़मीन में जो पानी जाना चाहिए, जो पर्कुलेशन होना चाहिए, उसका रेशो बहुत ही कम हो गया है। तो ये जो वाटर बॉडी है इसमें साल भर पानी रहे, तो इसके कारण इसके आजू बाजू में जो पेड़ लगाए हैं उसका काम क्या है, यहाँ का इवेपोरेशन जो है, जो बाष्पीभवन होता है उसको कंट्रोल करे। तो पहले अभी 175 फैमिलीज़ है, तो 175 फैमिलीज़ है, तो साल भर उनका एक दिन ऐसा फिक्स होता था, तभी कोई काम नहीं करेगा, सब जन छुट्टी लेंगे। और छुट्टी लेके इस वाटर बॉडी के ऊपर जो पर्शियन व्हील था उसके आजू बाजू में पूरा शेडेड एरिया था, तो सारे लोग घर का एक एक फैमिली मेम्बर वहाँ पे बैठता था, उनका डिस्कशन होता था कि वो ऑब्जर्व करते थे कि ये साल कितना पानी बच गया है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर हमें कौन से क्रॉप लगाने हैं।
मेडिसिन जो वेस्ट है वो है। सेकंड थिंग पूरा प्लास्टिक अपना बॉटल से लेके सिंगल यूज़ मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक वो है पूरा। क्लोथ अपने यूज क्लोथ है वो है। सेकंड थर्माकोल, वो सारे टाइप का जो प्लास्टिक है ओके, जो भी वेस्ट है घर से सारे वो सारा उसमें डाला जाता है। सेकंड थिंग अपने जो सेप्टिक टैंक है, तो सेप्टिक टैंक से जो भी पानी निकलता है उसका आउटफ्लो वो डायरेक्टली हम बाउखाल में छोड़ रहे हैं। तो आप सोच लो अगर बाउखाल में ये सारा चीज़ आएगा तो आपको क्या लगता है ये अपने कुएं में आएगा या नहीं? आपको मालूम है आपके किचन में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, टॉयलेट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हार्पिक से लेके एसिड से लेके वो सारी चीज़ें जो है हम विदाउट एनी ट्रीटमेंट अपने बाउखाल में हम डंप कर रहे हैं। हमें ये सारे वाटर बॉडीज है, अगर इसको बचाना है तो सबसे पहले उसके साथ हमारा ह्यूमन कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा वाटर बॉडीज के साथ जो कनेक्शन था वो धीरे धीरे टूट रहा है। पी साईनाथ है जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला था कि एक तो क्या करना पड़ेगा हमें कि अगर कुछ भी करना है तो उसमें 3 जनरेशन जाने चाहिए। एक जनरेशन ऐसा रहता है कि जिनको हमें थोड़ा सा फोर्सफुली बताना पड़ता है ओके, उनको रूल्स और रेगुलेशन है कि आपको फॉलो ही करना है। सेकेंड जनरेशन रहता है वो ऑटोमेटिकली फॉलो करता है उसका, और तीसरा जनरेशन जो है ना उसका हैबिट हो जाता है। तो अगर हमें अपने लिए अपने बच्चों के लिए अगर पीने के लिए पानी चाहिए तो हमें वापस ये वाटर सोर्स के पास जाना चाहिए। हाँ, तो वो लकड़ी और जो आप पिलर्स देख रहे हो लकड़ी के वो स्पेसिफिकली टिकवुड है। तो खर्चा अगर अभी करना है तो कितना आएगा? अभी खर्चा देखो डिपेंड अपॉन द साइज ओके। अगर वो प्रॉपर स्ट्रक्चर करना है तो अराउंड 10 से 15 लाख तक खर्चा है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी जब हम वाटर बॉडीज़ को मेंटेन करते हैं तो वाटर बॉडीज़ मेंटेन करते समय क्या हो रहा है कि बहुत सारे वाटर बॉडीज़ मेंटेन करते समय उन्होंने क्या किया है, जेसीबी का यूज़ किया है। जो स्लोप चाहिए वो 45 डिग्री में चाहिए, तो उससे आपका सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम उसको मेंटेन करने जाते हैं या लेक में भी आप देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने 90 डिग्री रखा है और वो पूरा कॉन्क्रीटाइज किया है। तो वहाँ पे हमें जो बोलते हैं ना बायोडाइवर्सिटी बढ़ने के लिए कुछ स्पेस नहीं है। पुराने लोग थे उन्होंने उसका कुछ नेचुरली स्टडी किया था, ये उसके फादर ने बोला इसको वो साल में एक बार जाके साफ करना है, करेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला वो करते थे, मैं भी जाऊंगा। जैसे उन्होंने बोला कि एक जनरेशन के ऊपर फोर्स करना पड़ेगा, आगे से फिर वो होते जाएगा। तो इसीलिए ये इकोसिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना, उसके पास जाना। और अगेन ये अपने वाटर के सोर्सेस है, पाइपलाइन वाटर कब तक कितना देर दिन तक आएगा पता नहीं। मतलब आजकल सरकार ने ये गड़बड़ करके रखा है कि जहाँ बाजू में कुआं है और उन्होंने बोला तो पोहरा, जिसको उन्होंने बोला पोहरा काही ठिकाणी त्याला लांबना पण म्हणतात, तो लांबना से पानी निकालने का सबसे बेस्ट और एक बेनिफिट था, उन्होंने बहुत सारे बताए, और एक बेनिफिट था जितना चाहिए ना उतना ही यूज होता था। उसके बाद यहाँ पे एक हजारी नाम का एक बनाना है, वो स्पेसिफिकली ड्राई फ्रूट में अभी आ रहा है। उसको सुखाते हैं लोग और उसके बाद फिर वो ड्राई फ्रूट के लिए यूएस कनाडा वहाँ पे वो सप्लाई किया जाता है, सूखेड़ी ओके। और दूसरा एक यहाँ पे इलायची जो बनाना है, छोटे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। आपल्यासोबत आहेत सचिन मर्ती, बावखलाचे अभ्यासक। तुम्ही जर गुगल केलं बावखला शब्द तर त्याच्याबरोबर सचिन मर्तींचं नाव जोडून येईल। मला एक प्रश्न होता की काही बावखलांमध्ये विहिरी असायच्या, आहेत अजूनही, तर त्या कशासाठी बांधल्या गेल्या असाव्यात? ओके, तर बावखळामध्ये ज्या विहिरी बांधल्या गेल्या ते याच्यासाठी की तेव्हा बावखळाचा जो वापर आपल्याकडे सिंचनासाठी केला जायचा, पण जसं आपल्याकडे बघितलं तर आपल्याकडे शेतीच्या प्रकारामध्ये बदल झाला आणि आपली सिंचनाची जी गरज होती ती वाढत गेली। तर त्यामुळे कसं आहे की वर्षभर पाणी असावं आणि विहीर जी असायची ती बावखळापेक्षा थोडीशी खोल असायची, म्हणजे बावखळ जे आहे त्याचं पाणी पावसात भरल्यानंतर ते विहिरीला रिचार्ज करायचं। तर त्यासाठी त्यांनी बावखळ
विहीर बनवलेली. विहीर बनवली. ही विहीर जी आहे ती बावखळा शेजारी आणि बावखळ विहिरीला रिचार्ज करत राहील. ओके. त्यामुळे आपल्याला वर्षभर पाणी मिळेल. मग या बावखलाला किती वर्षाचा इतिहास असेल, म्हणजे साधारणतः किती वर्षापासून ही पद्धत सुरू झाली? ओके, बघा बावखळांचं जे आहे ते 200 वर्ष जुनी आहे. पण बावखळ्यांची तुम्ही बघा 200 वर्ष जुनी म्हणजे बावखळावर रहाट जे आहे ते 200 वर्ष जुनी आहेत. पण बावखळी सिस्टम त्याच्यापेक्षा अगोदरची आहे. पण झालंय कसं की आपल्याकडे इतिहासामध्ये कुठे अशी नोंद मिळत नाही की एक्झॅक्ट बावखळ किती वर्ष जुनी आहे. ती समजा नोंद आता त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. म्हणजे आम्ही ऑक्सफर्ड पर्यंत जाऊन आलो पण त्यांच्याकडे तसे स्पेसिफिक डॉक्युमेंट्स नाहीये. आता मी विचार करतो की पोर्तुगल वगैरे तिकडे कुठे अशा प्रकारचे समजा डॉक्युमेंट्स मिळाले तर त्यामध्ये आपल्याला बावखळ्याची एक्झॅक्ट कधीपासून निर्मिती झाली आणि कशा प्रकारे झाली त्याची माहिती मिळू शकते.